Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, Khanpur. आज लेक्चर नंबर 4, जिसमें सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 के दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें। लेक्चर नंबर 3 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, आइसोटोप डिफर इन, राइट ऑप्शन इसका है अल्फा, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, इसका राइट ऑप्शन है चार्ली। Isotope with even atomic masses and even atomic number are comparatively abundant. Question number 3, how many unstable radioactive isotopes have been produced through artificial disintegration? इसका right option है Charlie 300. Question number 4, out of 280 isotopes that occur in nature, dash have even mass number and even atomic number. इसका राइट ऑप्शन है चार्ली 154. क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन फॉर्म नियरली -% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, राइट ऑप्शन अल्फा 50. क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ पैलेडियम और, इसका राइट ऑप्शन है चार्ली 6. क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन, राइट ऑप्शन है चार्ली अमोनियम आयन, जो कि पॉली एटॉमिक केटाइन तो है लेकिन मॉलिक्यूलर आयन नहीं, क्योंकि अमोनिया तो मॉलिक्यूल होता है लेकिन अमोनियम आयन एक आयोनिक स्पीशी है जो कंसीडर होती है पॉली एटॉमिक केटाइन। अब हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सबसे पहले एक अहम बात, लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने आपको क्वेश्चन असाइन किए थे उसमें एक क्वेश्चन था, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेसिकली यहां एंडोथर्मिक की जगह एक्सोथर्मिक आना था, ये मिस प्रिंटिंग हो गई थी, तो इसको ठीक कर लेंगे। आज बेटा हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने डिस्कस करना है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, उसकी डेफिनेशन, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर जिसकी 3 टाइप्स हैं, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। प्रिंसिपल या समरी देखेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। उसके बाद डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर को, देन वर्किंग डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, उसके बाद कुछ मॉडर्न फिजिकल मेथड्स हैं, सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, ये हमने डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करने लगा हूं मैं लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव एटॉमिक मैसेस जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं। दैट्स वाई अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इट्स मीन कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव एटॉमिक मास डिटरमाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इस पर्पस के लिए हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंसेस मालूम की जाती हैं एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की। दैट्स वाई मैंने कहा एन इंस्ट्रूमेंट विच इज used to determine the exact relative atomic mass and relative abundances of different isotopes of an element is called mass spectrometer. अब ये जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है इसकी कुछ टाइप्स हैं।
तीन किस्म की टाइप्स हैं बेटा, तीन टाइप्स हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। एक है ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, दूसरा डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, तीसरा मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जो ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है ये डिजाइन किया गया था एलिमेंट के आइसोटोप्स को उनके एटॉमिक मैस की बुनियाद पे आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें जरूरी था कि जो सैंपल सब्सटेंस लिया जाए वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की एक लिमिटेशन है कि इसकी मदद से सिर्फ गैसियस स्टेट्स के अंदर पाए जाने वाले सैंपल के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट लिक्विड या सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले सैंपल्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इसे डिजाइन किया गया था एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है। इट्स मीन ये इसका एडवांटेज है कि डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हीटर लगा हुआ होता था जो सॉलिड स्टेट सैंपल को पहले कन्वर्ट करता था लिक्विड में एंड देन उन्हें कन्वर्ट करता था वेपर स्टेट्स में। तो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर का एडवांटेज ये है कि इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट्स के अंदर पाए जाने वाले सैंपल के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर लिमिटेशन ये है कि उसके लिए सिर्फ गैसियस स्टेट्स के अंदर पाए जाने वाले सैंपल को सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में दो एडिशनल कंपोनेंट होते हैं जो कि डेम्स्टर्स के अंदर पाए जाते हैं। डेम्स्टर्स में 5 कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें 2 एक्स्ट्रा होते हैं, विच इज एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। अब प्रिंसिपल क्या है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का, समरी क्या है इसकी बेटा। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम जो सैंपल सब्सटेंस होता है उसे वेपराइज करते हैं, देन आयनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, जिसके नतीजे में गैसियस पॉजिटिव आयन बनते हैं। इन गैसियस पॉजिटिव आयन को सेपरेट करते हैं इनके मैस टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे और रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। एक्चुअली ये जो पीक्स होती हैं ये आती हैं मैस स्पेक्ट्रम की शक्ल में, और मैस स्पेक्ट्रम क्या है, ये डाटा को प्लॉट करता है एक्स एक्सिस पे m ओवर ई वैल्यू, जबकि y एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक नियॉन का मैस स्पेक्ट्रम लिया है। नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिसमें एक मैस नंबर 20, 21 और 22 वाला। जब हम इस नियॉन सैंपल को लेकर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मैस स्पेक्ट्रम लेते हैं, हमारे पास इस तरह का एक रिजल्ट आता है जिसमें एक्स एक्सिस पे मैस नंबर है और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस है। ये जो नंबर ऑफ पीक्स हैं, इस वक्त पीक्स हैं 3। ये जो एक्स एक्सिस पे पीक्स की तादाद होती है ये बताती है पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट के बारे में, जबकि ये जो हाइट ऑफ पीक है ये बताती है रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। इस वक्त जो नियॉन का 20 वाला आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 90.92%, जो 21 वाला है उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 0.25%, जबकि 22 वाले की रिलेटिव अबंडेंस है 8.82%। इस वक्त नंबर ऑफ पीक्स हैं 3। इसका मतलब जो नियॉन सैंपल रखा गया था मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला उसने इंडिकेट किया कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। हमने 2 तरह के इस वक्त स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कस करने हैं। एक है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। एक वेपराइजेशन या वोलाटाइलाइजेशन चैम्बर, नंबर 2 आयनाइजेशन चैम्बर, नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड चैम्बर या एक्सेलरेटर, नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर या डिफ्लेक्टर, नंबर 5 इलेक्ट्रोमीटर और आयन कलेक्टर और डिटेक्टर। ये 5 कंपोनेंट्स हैं डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के। जबकि यही चीज अगर हम मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखें तो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कुछ एम्प्लीफिकेशन की गई, कुछ एडिशन की गई, जिसमें 2 एडिशनल कंपोनेंट ऐड किए गए। बाकी डेम्स्टर जैसा ही है, सिर्फ 2 एडिशनल कंपोनेंट हैं, एक एम्पलीफायर, नंबर 6 पार्ट और 7 रिकॉर्डर। इट्स मीन कि मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट 7 हैं। वेपराइजेशन चैम्बर और वोलाटाइलाइजेशन चैम्बर पहला, दूसरा आयनाइजेशन चैम्बर, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलेरेटर, नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड और रिफ्लेक्टर, नंबर 5 इलेक्ट्रोमीटर, आयन कलेक्टर और डिटेक्टर, नंबर 6 एम्पलीफायर, नंबर 7 रिकॉर्डर। अब बेटा
जी बेटा, तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर, अब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करने लगे हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से, मास स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग। सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं वर्किंग ऑफ डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसके जरिए हम किसी भी सैंपल सब्सटेंस के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस और m/e वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसके अंदर वो है वेपराइजेशन, वोलाटाइलाइजेशन। ये चैम्बर होता है वेपराइजेशन चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर सब्सटेंस जिसके एनालिसिस के जरिए आइसोटोप्स को सेपरेट करना रिक्वायर्ड हो, उसे सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं वेपर स्टेट में। ये जो प्रेशर होता है इन वेपर्स का हम वेरी लो रखते हैं, और ये लो इसलिए रखा जाता है क्योंकि जितना प्रेशर कम होगा, गैसेस के कंपोनेंट कम होंगे, तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर सकेगा। और इस पर्पस के लिए जो हम प्रेशर यूज करते हैं वो है 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁷ टॉर, जो कि वेरी लो प्रेशर है। तो वेपराइजेशन या वोलाटाइलाइजेशन चैम्बर के अंदर क्या होता है, इस चैम्बर में सब्सटेंस जिसके आइसोटोप्स को सेपरेट करना रिक्वायर्ड होता है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम वेपर स्टेट में, और इन वेपर्स का प्रेशर रखते वेरी लो। कितना लो? 10⁻⁶ टू 10⁻⁷ टॉर। अब जब हम वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर सैंपल सब्सटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे वेपर स्टेट्स के अंदर, तो उन्हें भेजा जाता है आयोनाइजेशन चैम्बर में। यहां आयोनाइजेशन होती है, तो इन वेपर्स को हम अलाउ करते हैं कि वो एंटर हो आयोनाइजेशन चैम्बर में, जहां फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो टंगस्टन फिलामेंट से आ रहे होते हैं उन्हें थ्रो किया जाता है ऑन दीज वेपर्स। तो हम इन वेपर्स को अलाउ करते हैं कि वो एंटर हो आयोनाइजेशन चैम्बर में, जहां टंगस्टन फिलामेंट से आने वाले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है उन वेपर्स पर। तो ये जो वेपर्स होंगे देन इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स की बम्बार्डमेंट की वजह से आयनाइज हो जाएंगे। ये जो आयनाइज होंगे तो बनेंगे पॉजिटिव चार्ज आयन। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट के, उनके डिफरेंट मैसेज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट इन देम। इट्स मीन कि आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो वेपर्स हमारे पास बने थे उन्हें अलाउ किया जाता है कि एंटर हो आयनाइजेशन चैम्बर में, जहां टंगस्टन फिलामेंट से निकलने वाली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे उनसे, और जो आइसोटोपिक एलिमेंट्स वेपर स्टेट में मौजूद होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे। ये जो आयंस बनेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, इनके डिफरेंट मैसेज होते हैं। क्यों? क्योंकि हर सैंपल के या हर एलिमेंट के आइसोटोप्स की नेचर क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट। फिर तीसरा स्टेप जो है इसके अंदर वो है एक्सेलरेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चैम्बर के अंदर होता है। ये जो पॉजिटिव आयन आयनाइजेशन चैम्बर में बने हैं, हर एक की अपनी एक m/e वैल्यू है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं हम दो परफोरेटिंग एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के दरमियान, परफोरेटिंग एक्सेलरेटिंग प्लेट्स अभी आप डायग्राम के अंदर देखेंगे, जब हम 500 से 2000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन तेजी से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। जब ये नेगेटिव प्लेट की जानिब तेजी से अट्रैक्ट होंगे तो दे विल बी एक्सेलरेट। इट्स मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड चैम्बर है उसके अंदर एक्सेलरेशन होती है कि हमने कहा जो पॉजिटिव आयन है, हर आइसोटोप का पॉजिटिव आयन अपनी एक मखसूस m/e वैल्यू रखता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 500 से 2000 वोल्ट बिटवीन परफोरेटिंग एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो तेजी से अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, जिससे वो एक्सेलरेट हो जाते हैं। फोर्थ स्टेप है डिफ्लेक्शन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर के अंदर होता है कि जो ऊपर एक्सेलरेटेड आयंस थे उन्हें अलाउ करेंगे कि वो पास हो मैग्नेटिक फील्ड में से, जिसकी स्ट्रेंथ होती है H। इसका काम यह है कि ये आयंस को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/e वैल्यू। जो आयन है हर आइसोटोप ऑफ एलिमेंट की डिफरेंट मास रखता है, इससे उनकी m/e वैल्यू भी क्या होंगी, डिफरेंट। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का काम है कि वो आयंस को मूव कराता है सर्कुलर पाथ में, जिससे एक रेडियस डेवलप होता है। आयंस डेफिनेट m/e वैल्यू रखने वाले मूव करते हैं ग्रुप की शक्ल में और फॉल करते हैं वन आफ्टर द अदर ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। बेसिकली जितने भी किसी सैंपल के आइसोटोप्स होंगे उनकी m/e वैल्यू डिफरेंट होगी। अब m/e वैल्यू डिफरेंट है तो जिसकी स्मॉलर m/e वैल्यू होगी
उसका रेडियस स्मॉलर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, एज ए रिजल्ट डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी तो वो फॉल करेगा, वो फॉल कर जाएगा, जल्दी फॉल कर लेगा। ज्यादा डिफ्लेक्शन की वजह से वो फॉल जल्दी करेगा, जबकि जिसका मैस m/e वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, एज ए रिजल्ट वो देर से फॉल करेगा। इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड का काम है आइंस को उनके m/e वैल्यू की बुनियाद पे सेपरेट करना। मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है m/e वैल्यू और डिफ्लेक्शन ऑफ आइंस के बीच। तो इस पर्पस के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं मैस टू चार्ज रेशो विच इज इक्वल टू h²r²/2e। यहां पे h स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, e स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, r जो है दिस इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। डायग्राम देखें, सबसे पहले ये सैंपल इनलेट है, यहां पे मौजूद है हीटर जिसका काम यह है कि जब ये सॉलिड सैंपल सब्सटेंस यहां पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उससे पहले कन्वर्ट करेगा लिक्विड स्टेट में एंड देन उसे कन्वर्ट कर देगा वेपर स्टेट्स के अंदर। तो ये जो दिस इज अ वेपराइजेशन चैम्बर के सैंपल सब्सटेंस को भेजा वेपराइजेशन चैम्बर में, जहां पे हीटर की मदद से उनको वेपराइज कर लिया। आगे ये वाला मौजूद है, ये हिस्सा, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, ये टंगस्टन फिलामेंट मौजूद है जहां से ये इलेक्ट्रॉन की बीम टॉप टू बॉटम जा रही है। जब ये वेपर्स यूं इसकी तरफ ट्रेवल करेंगे तो ये जो टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है इन वेपर से टकराने के बाद उन्हें आयनाइज कर देगी। जैसे ही वो आयनाइज होगी ये वाला है मौजूद होता है आगे, ये वाला इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटर या इलेक्ट्रिक फील्ड चैम्बर। ये इसकी दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव आयन यहां पे बने थे वो इन दो प्लेट्स के दरमियान जब हम 500 से 2000 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में ये जो पॉजिटिव आयन होंगे वो तेजी से अट्रैक्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव प्लेट की जानिब, जिससे एक्सेलरेट हो जाते हैं। फिर ये जो पॉजिटिव आयंस एक्सलेट हुए हैं आगे मौजूद होगा स्लिट प्लेट्स। स्लिट प्लेट्स का काम ये है कि ये जो पॉजिटिव आयन यहां से एक्सलेट हुए हैं उनके सिंगल बीम को यहां से पास होने दें। आगे मौजूद है बेटा मैग्नेटिक फील्ड या डिफ्लेक्शन चैम्बर। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके आयंस के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है कि अगर हमारे पास एक्सलेटेड पॉजिटिव आयन लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होगी, यानी परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड उन आयंस को इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा जिससे डिफ्लेक्शन होगी और आयंस डिफरेंट आइसोटोप्स के डेफिनेट m/e वैल्यू की बुनियाद पे फॉल करेंगे वन आफ्टर द अदर ऑन द इलेक्ट्रोमीटर, आयन कलेक्टर और डिटेक्टर। ये जो पहला आयन है, ये जो पहले ये बीम आ रही है जो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन होने के बाद है, ये है स्मॉलर मैस वाले की। ये जो है लास्ट वन, ये जो है ये उस आइसोटोप की जिसकी m/e वैल्यू ज्यादा होगी। इट्स मीन कि अगर m/e वैल्यू थोड़ी है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कम होगा जिससे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, और अगर m/e वैल्यू बढ़ जाए तो रेडियस इंक्रीज करेगा जिससे डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगी। नीचे मैंने बता दिया इस मैथमेटिकल के अंदर कि इफ E इज इंक्रीज, यानी हम खुद से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करें और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें देन रेडियस इंक्रीज होगा जिससे पॉजिटिव आयन पर्टिकुलर m/e वैल्यू रखने वाला फॉल करेगा डिफरेंट प्लेस पे एज कंपेयर टू दी फर्स्ट प्लेस। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट कर दें देन रेडियस सर्कुलर पाथ का डिक्रीज हो जाएगा जिससे आयन डेफिनेट m/e वैल्यू रखने वाला आयन फॉल करेगा डिफरेंट प्लेस पे एज कंपेयर टू द फर्स्ट प्लेस। ये तभी करते हैं जब हमारे पास एट द एंड जो पीक्स मिलती हैं, दो पीक्स अगर एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएं तो हमारे पास डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि वो पीक एक आइसोटोप की है या मोर देन वन की। अगर हम इस तरह
अभी हमने कहा कि अगर कि हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कब वेरी करते हैं, तो मैंने भी बेटा आप लोगों को बताया कि जैसे हमारे पास ये मैस स्पेक्ट्रम है, अगर पीक्स ये वाली पीक और ये पीक आपस में मर्ज हो जाती तो हमें एक सिंगल पीक नजर आती। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पीक एक आइसोटोप की है या मोर देन वन आइसोटोप की, तो हम अपनी मर्जी से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं ताकि रेडियस में चेंज आए और वो जो डिफ्लेक्शन है आयंस की वो चेंज हो जाए, जिससे अगर दो पीक्स मर्ज हो रही होंगी तो वो सेपरेट हो जाएंगी, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना इजियर होगा कि ये हमारे पास एक आइसोटोप नहीं है बल्कि मोर देन वन आइसोटोप है। अब फिर बेटा सिक्स स्टेप जो है ये इसका वो आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर है। हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जब डेफिनेट m/e वैल्यू की बुनियाद पे आइसोटोप्स को फॉल करता है ऑन द कलेक्टर, तो ये आयंस होते हैं आइसोटोप्स के, और these ions of isotopes are made to fall on electrometer and ion collector which develop electric current, क्योंकि हर चार्ज पार्टिकल मूवमेंट के दौरान करंट प्रोड्यूस करता है, करंट की वजह बनता है। तो दैट्स हमने कहा द आयंस ऑफ isotopes are made to fall on electrometer and ion collector which develop electric current or ionic current. The current strength in each case give the relative abundance of each of the isotope of definite m/e value. जितनी किसी आइसोटोप की अबंडेंस ज्यादा होगी जब वो आयंस की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन के नतीजे में आयन कलेक्टर पे फॉल करेगा, तो करंट स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज करेगी। करंट स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ डेफिनेट m/e वैल्यू के। अब बेटा जब हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आ गई, देन हम उस आइसोटोप को कंपेयर करेंगे, करंट स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे कार्बन 12 की करंट स्ट्रेंथ के साथ, ये जानने के लिए कि उस आइसोटोप का मास कितना है। इट्स मीन comparison with carbon 12, 7th step है। Similarly, the ions of other isotope having different masses are made to fall on collector and the current strength is measured. The current strength in each case give the relative abundance of each of the isotope. It's mean कि अगर हमारे पास कोई दूसरे isotopes मौजूद हैं तो उनको भी हम different masses, similarly हमने कहा कि ions of other isotope having different masses are made to fall on collector and the current strength is measured। कि अगर हमारे पास डिफरेंट मैसेज के 200 आइसोटोप के आयन भी मौजूद होंगे तो उन्हें भी हम कलेक्टर पे फॉल करेंगे, उनकी भी करंट स्ट्रेंथ मेजर करेंगे ताकि हर आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के बारे में जान सकें। फिर हमने क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक आइसोटोपिक मास कैलकुलेट करना होता है तो हम सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कार्बन 12 वाले आइसोटोप के साथ, उसकी करंट स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के नतीजे में कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन के नतीजे में हमें एग्जैक्ट मास नंबर मिल जाता है आइसोटोप्स का। तो नेक्स्ट मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है। मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमीटर के अंदर उसे भेजते हैं एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर का काम है कि आयोनिक करंट को एम्पलीफाई करता और भेजता है रिकॉर्डर के पास। लास्ट रिकॉर्डर एक ग्राफ बनाता है जिसमें रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स किया जाती है अगेंस्ट मास टू चार्ज रेशो। तो यहाँ पे एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ प्लॉट किया गया है जो कि नियॉन सैंपल का है इस वक्त। तो नियॉन सैंपल के अंदर कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ फॉर आइसोटोप ऑफ नियॉन, ये बाद में वैसे पहले ही वाजे कर चुका हूँ कि इस मास स्पेक्ट्रम के अंदर मास नंबर एक्स एक्सिस पे है, यानी m/e वैल्यू एक्स एक्सिस पे है, रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस पे है। ये जो नंबर ऑफ पीक्स हैं इसके अंदर वो इंडिकेट करते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स को, और वो जो हाइट ऑफ पीक है वो इंडिकेट करती है रिलेटिव अबंडेंस को। कोई फिजिकल मेथड है फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप। केमिकल मेथड के जरिए हम आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, इसलिए हम यूज करते हैं फिजिकल मेथड। तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज होते हैं। यहाँ ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, इनके सिर्फ हमने नाम याद रखने हैं। तो इसके 6 मेथड्स हैं। एक गैशियस डिफियन है, दूसरा थर्मल डिफियन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लेजर सेपरेशन। बेटा डेली इसमें कुछ थोड़ा सा की पॉइंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया
हमारे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिलेशनशिप के हवाले से, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डिफ्लेक्शन ऑफ केटाइन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करें कीपिंग एच कांस्टेंट, तो केटाइन विल अंडरगो लेसर डिफ्लेक्शन क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है. एज अ रिजल्ट केटाइन ऑफ पर्टिकुलर m over e वैल्यू will fall at different place as compared to the first place. Effect of strength of magnetic field on the reflection of cation. If H is increased by keeping the E constant, then cation will undergo more deflection, radius of curvature will increase. It's mean कि अगर हमारे पास डिफ्लेक्शन और रेडियस के भी ताल्लुक देखें तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, कि अगर रेडियस थोड़ा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और अगर डिफ्लेक्शन रेडियस कम होगा तो रेडियस कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा तो डिफ्लेक्शन कम. डेली बेसिस पे बेटा लेक्चर के हवाले से जिन बच्चों के पास कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है वो अपने व्यूज़ ज़रूर दिया करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है या कोई मिस प्रिंटिंग हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में एलिमिनेट किया जा सके. थैंक यू वेरी मच बेटा.